अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। और हम लोग आज एमसीक्यू सीरीज का सेशन 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग महाजनपद और यूनानी जो बोल सकते हो ग्रीक आक्रमण हुए थे, जो ग्रीक बोल सकते हो कि ग्रीक लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किए थे, वो सारी की सारी चीजें हम एमसीक्यूज में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? सिकंदर का विरोध करने वाले भारतीय राजा थे। द फर्स्ट इंडियन हु अपोज्ड अलेक्जेंडर। अब यहाँ पे दोनों को चीजें, यहाँ पे अगर इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो उसको अलेक्जेंडर बोला जाता है, और हिंदी में हम लोग उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को सबको आंसर पता है, तो हमारा सही आंसर क्या है? पोरस। किसके साथ हुआ था युद्ध? ठीक है, सिकंदर का। हमारे इंडिया के मतलब यहाँ के बोल सकते हो भारत के कौन से राजा थे? वो पोरस थे। ठीक है, पोरस कहाँ के राजा थे उस टाइम पे? उस टाइम पे वो किसका शासन करते थे? हमारे पंजाब का। ठीक है, पंजाब के राजा थे, और उस टाइम पे इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। ठीक है, जो सिकंदर था वो उसने पूरे विश्व को जीत लिया था, और विश्व को जीतने के बाद लगभग फिर वो इंडिया में आया था या भारत में आया था। ठीक है, जब भारत में आया तो उसने पहली एक नदी को पार किया, तो उसने कौन सी नदी को पार कर लिया था? सिंधु नदी को, इंडस नदी को, जो कि बहुत बड़ी नदी थी, उस नदी को पार करके आ गया था। ठीक है, अब वो चीज हमको समझनी है यहाँ पे कि जब वो लड़ने के लिए यहाँ पे आया था भारत में, तो वो अकेला नहीं आया था, अपनी सेना को लेकर आया था। तो जो सेना, वो पैदल वाले मतलब सैनिक थे, वो भी साथ में आए थे, हाथी भी साथ में आए थे, और घोड़े भी साथ में आए थे। तो वो सभी लोगों ने उस नदी को पार किया था। अब वो जो नदी पार करना था उतना आसान भी नहीं था। वो चीज क्लियर हो गई। तो उसने एक नदी को तो पार कर लिया था, पर उस नदी के पार करने के बाद उसका सामना किसके साथ हुआ? हमारे पोरस के साथ, जो राजा पोरस बोले जाते हैं, उनके साथ हुआ था। और उनके साथ में एक बोल सकते हो कि युद्ध लड़ा गया था, एक बैटल लड़ी गई थी। तो उस बैटल का नाम क्या है? हाइडेस्पिस। ठीक है, कब लड़ी गई थी? 326 बीसी में। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज हमको पता है। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसके बाद जब वो पोरस के साथ उनका युद्ध हुआ, तो उसमें वो जीते या हारे? अलेक्जेंडर जीता था या अलेक्जेंडर हारा था? हारा था। अलेक्जेंडर जीत गया था, पर वो जो मुकाबला था वो बोल सकते हो कि कांटे का मुकाबला था। अगर अलेक्जेंडर ने भी उस चीज का वितरण करके बताया है कि पहली बार भारत की भूमि पे, या बोल सकते हो कि ऐसा भारतीय राजा मेरे को मिला है जिसने कांटे की टक्कर दी है। ठीक है, आखिरी में वो पोरस हार गए थे, पर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब एक तरीके से अच्छे से युद्ध किया था, पर बहुत मतलब करने के बाद भी आखिरी में उनको क्या मिली? पराजय मिल गई थी, वो हार गए थे। ये चीज क्लियर हुई। फिर इसके बाद जब उनको पोरस को हरा दिया, तो उसके बाद कौन सी नदी थी? झेलम नदी पार करनी थी, पर उस नदी को वो पार नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि झेलम नदी को पार करने से बाद जब उनको युद्ध लड़ा था, तो आधे से ज्यादा सैनिक जो थे वो घायल हो गए थे, और कुछ सैनिकों को वहां पे क्या हो गया था? हैजा हो गया था, या वो बोल सकते हैं इंग्लिश में कोलेरिया हो गया था। कोलेरिया मतलब कि बोल सकते हो कि हैजा जानते हो ना? हैजा मतलब कि बोल सकते हो कि वहां का जो पानी था, उस पानी के कारण उनका मतलब बोल सकते हो कि डिहाइड्रेशन हो गया था। ठीक है, बॉडी में पानी की कमी हो गई थी, और वो सारी की सारी चीजों के कारण वो सारे के सारे जो सैनिक थे वो बीमार पड़ गए थे। और हैजा और कोलेरा ऐसी बीमारी है कि जो कि बोल सकते हो फैलती है। तो एक सैनिक को हुई, तो इससे बहुत सारे सैनिकों को बीच में फैल गई थी। इसलिए उनके जो सैनिक थे उन्होंने उस नदी को पार करने से मना कर दिया था। अब उसके पीछे एक थोड़ा सा वो चीज भी समझ लो, एनवायरमेंट का भी अंतर था, क्योंकि वो जिस जगह से आए थे, पहली बात तो अलेक्जेंडर कहाँ से आया था? मैसेडोनिया से आया था। तो वहां का जो बोल सकते हो कि एनवायरमेंट था वो अलग था, वहां पे थोड़ा ठंडक रहती है। और यहाँ पे जब वो आया, तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो कि यहाँ पे अलग हवा उसको देखने को मिली। जहां पे वो लड़ रहा था, जो वो सब सैंडअप का वो था, आसपास में नदी ही नदी थी, तो वहां पे क्या रहता था? मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट रहता था। और जो वहां के सैनिक थे जो कि मैसेडोनिया से आए थे, वो उस मॉइस्चर वाली एयर को मतलब बोल सकते हो कि उसमें सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, और वो सरवाइव नहीं कर पाए, तो इसलिए वो बहुत जल्दी वहां पे बीमार पड़ गए। ठीक है, इसलिए हैजा हो गया और कोलेरा हो गया, और उसके कारण वो जो बीमारी थी वो सभी मतलब ज्यादातर सैनिकों में फैल गई थी। इसलिए उन्होंने वो झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, और ये चीज भी थी कि उनको पता था कि अगर झेलम पार कर भी देंगे, तो उनका सामना उस टाइम पे किससे होगा?
नंद वंश के महापद्मनंद के साथ उनका सामना होगा। और उस टाइम पे ये खबर भी थी कि उनको, अलेक्जेंडर को ये पता था कि जो महापद्मनंदन है उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है। बहुत बड़ी आर्मी मतलब कि मान के चलोगे तो उनके पास 3 लाख पैदल सैनिक थे, 1 लाख घोड़े थे, 30,000 बोल सकते हो हाथी थे। मतलब कि इतनी सेना थी कि अगर वो चाहे तो वो 100 किलोमीटर या बोल सकते हो 50 किलोमीटर के एरिया में भी अपनी पूरी वो सैनिकों को खड़े कर देंगे तो वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। तो मतलब बहुत बड़ी सेना थी। और ज्यादातर उसके जो सैनिक थे वो कैसे हो गए थे, बीमार हो गए थे, और उन्होंने मना ही कर दिया था, तो वो वहीं से वापस चला गया था। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार बॉस। जो उत्तर बिहार है उसको उसको प्राचीन भारत में किस नाम से बुलाया जाता था? विक्रम भाई बता रहे हैं बाजी। ज्यादातर सब लोग ए, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। ज्यादातर लोगों का आंसर क्या है, ए ही है। तो हमारा आंसर क्या सही है, बज्जी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो उत्तर बिहार था उस टाइम पे उसको क्या बुलाया जाता था? और ये क्या बोल सकते हैं, हमारे 16 बोल सकते हैं कि 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, अब ये महाजनपदों का कॉन्सेप्ट कैसे आया, महाजनपद कैसे बने? हमने बेसिकली स्टार्टिंग में देखा कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था या सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम पे लोग कहाँ पे रहते थे, शहर में रहते थे। ठीक है, शहर के बाद जब वैदिक सिविलाइजेशन आई या अर्ली जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, जो पूर्ण वैदिक वो थी, तो उसमें लोग कहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे, गांव की तरफ। और जैसे ही उत्तर वैदिक काल आना स्टार्ट हुआ तो फिर से लोग शहर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। तो उस टाइम पे जब वैदिक काल में बात करोगे तो उस टाइम पे बोल सकते हो कि सब लोगों के कुल बन चुके थे, सब लोगों के वंश बन चुके थे। ठीक है, कुल का कुल देखा था ना हमने, शाक के कुल के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे कुल बन चुके थे, बहुत सारे कुल बन गए थे और बहुत सारे वंश बन चुके थे। अब जब लोगों के पास, जब लोगों की एक तरीके से बोल सकते हो सोसाइटी बनना स्टार्ट हो गई, एक तरीके से लोग मतलब समाज में मिलना स्टार्ट हो गए, तो अब इंसानों ने बोल सकते हो कि ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब उन लोगों ने सोचा कि अब जो सोसाइटी पे हम लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी का कोई एक ना एक कोई हेड होना चाहिए, और उस हेड के कारण उस जो वंश था उस वंश के राजा बनने लगे। और उन राजाओं के कारण हमारी अलग अलग जो वंश मतलब बोल सकते हो जो वंश थे जो बड़े होके क्या बन गए, महाजनपद बन गए। इसके कारण हमको कितने जनपद देखने को मिलते हैं, महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। क्लियर हो गया बेसिकली। तो उस टाइम पे बेसिक अगर आप नॉर्मली देखोगे कि नॉर्मली अगर आपके पास अगर कोई चीज है और आप उस चीज से खुश हो, ठीक है, पर आप आगे के बारे में भी सोचोगे। बेसिकली कि वो सोसाइटी के बारे में भी यही चीज थी कि नॉर्मली कोई एक इंसान था तो वो एक कुल को चला रहा था। ठीक है, एक वंश को चला रहा था। अब वो क्या चाहता था, ये कुल बड़ा होना चाहिए, ये वंश बड़ा होना चाहिए और मेरे हाथ में ज्यादा पावर आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण जो कुल थे वो कुल मतलब बढ़ के वंश बने, और वंश बनने के बाद क्या बन गए, हमारे बड़े बड़े महाजनपद बन गए। इसलिए ऐसे 16 अलग अलग बड़े बड़े महाजनपद बन चुके थे। तो उसमें से हमारा बज्जी एक था। ठीक है, इसके बाद अवंती हमने पढ़ा है, ठीक है, वैशाली हमने पढ़ा है, मगध ऐसे पढ़ा है। तो ये ऐसे महाजनपद हमारे बोल सकते हो कि उस टाइम पे इस तरीके से बने गए थे। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, प्राचीन भारत में मग राज को सबसे पहली राजधानी क्या थी? तो मगध की सबसे पहले राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम? हमको पता है ना कि मगध की बहुत बार कैपिटल चेंज हुई है, कितनी बार कैपिटल चेंज की है? वैसे देखोगे तो 4 बार की गई है। ठीक है, तो सब अगर 4 बार की है तो सबसे पहली क्या थी, पहले राजधानी क्या थी मगध की? कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, पाटलिपुत्र भी बोल रहे हैं कुछ लोग। भक्ति बता रही है पाटलिपुत्र। अब देखो भैया, अगर आप देखोगे तो जो पाटलिपुत्र का आंसर दे रहे हैं वो पाटलिपुत्र सबसे पहले नहीं थी, सबसे आखिरी में थी। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली जो राजधानी थी वो क्या थी, हमारी राजगिर थी। ठीक है, क्या थी हमारी? तो जो हमारा बीज जो उसने बताया वो सही है। राजगिर को राजगिर के बोल सकते हो, राजगिरहा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजगिर भी बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं हम लोग, राजगृह के नाम से भी जानते हैं हम लोग।
ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या थी हमारी, राजगीर थी वहां की राजधानी, किसकी, मगध की। फिर इसके बाद क्या हो गई, फिर वैशाली हुई। फिर वैशाली के बाद फिर से बात वो बोल सकते राजगीर हुई, और सबसे आखिरी में क्या हुई हमारी, पाटलिपुत्र हुई। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन सिकंदर इन्वेंटेड इंडिया हु वाज द रूलर ऑफ मगध। अभी मैंने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में एक स्टोरी सुनाई थी, उस स्टोरी में ही आंसर बता दिया था मैंने। तो जिस टाइम पे अलेक्जेंडर आया था तो उस टाइम पे मगध पे कौन रूल करता था और मगध का शासक कौन था। ठीक है, तो हमने राजा के बारे में ही पढ़ लिया था, क्या नाम था राजा का, महापद्मनंद। तो महापद्मनंद किस वंश को बिलोंग करते थे, नंद वंश को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ। फिर मगध में निम्नलिखित शासकों में से कौन सिकंदर महान का समकालीन है, या विच वॉज द रूलर कंटेम्पररी टू द एलेक्जेंडर। अभी हमने वंश के बारे में पढ़ा था, तो राजा कौन थे वहां के। तो हमारा सही आंसर क्या है, तो हमने बेसिकली जब पहली स्टोरी सुनाई थी मैंने आपकी बैटल के बारे में, तो उस चीज के बारे में हमने मतलब ज्यादातर एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को ही कवर कर लिया। ठीक है, तो हमने वंश के बारे में भी पढ़ लिया और राजा के बारे में भी देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया के पहले गढ़ राज की सीट कहाँ थी, या वेयर वॉज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इज द 6th सेंचुरी बीसी। में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था। तो उस टाइम पे जब अलेक्जेंडर आया था तो उस टाइम पे कौन सा मतलब बोल सकते शासक था मगध में, धनानंद से, सॉरी गलत बता दिया मैंने। कौन थे उस टाइम पे, धनानंद थे। और धनानंद से ही बोल सकते कि जो अलेक्जेंडर था वो डर गया था, क्योंकि धनानंद के पास ही उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे हमारे इंडिया या भारत की बात करो तो सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है, 3 लाख बोल सकते हो कि वहां पे सैनिक थे, 1 लाख घोड़े थे, 30,000 बोल सकते हो कि हाथी थे। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया के पहले गढ़ राज की सीट कहां थी, या हमारे बोल सकते 6th सेंचुरी बीसी में फर्स्ट रिपब्लिक कहां पर था। अब देखो यहां पे पहले एक चीज समझ लो, 16 महाजनपद थे। ठीक है, अब 16 महाजनपद को बोल सकते हो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था। कैसे, 8 और 8 के नाम से। जो 8 महाजनपद थे वहां पे कैसी शासन चलता था, मोनार्की सिस्टम चलता था। कैसा सिस्टम चलाता था, मोनार्की सिस्टम। मोनार्की मतलब बोल सकते हो कि राज मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वहां पे ऐसा सिस्टम चलता था कि अगर कोई भी राजा है, अगर राजा मर गया तो उसके बाद उसका मतलब शासक कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, उसी का बेटा बनेगा। और बाकी के जो 8 महाजनपद थे वहां पे कैसा सिस्टम चलता था, रिपब्लिक चलता था। रिपब्लिक बोल सकते हो कि गढ़ राज्य चलता था। गढ़ राज्य में मतलब कि वहां पे वो राजा बनेगा जो कि काबिल है। ये चीज क्लियर हो गई।
तो उस टाइम पे हमारे जो बोल सकते हैं 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद ऐसे थे कि जहां पे मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और 8 महाजनपद ऐसे थे कि जहां पे बोल सकते हैं कि रिपब्लिक था। रिपब्लिक मतलब कि वही राजा बनेगा जो बोल सकते हैं कि काबिल होगा। कौन होगा? काबिल होगा। तो बेसिकली जो चीज बोल सकते हो कि उस टाइम पे कैसे चलता था सिस्टम कि राजा का बेटा राजा नहीं, पर अगर कोई और है और वो काबिल है, शास्त्र में भी अच्छा है और बोल सकते हो कि लड़ने में, बोल सकते हो कि शास्त्र विद्या में भी अच्छा है और उसको वेदों का भी ज्ञान है, तो वही राजा बनेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बात करें तो अगर पहले गणराज्य की बात करें तो सबसे पहला गणराज कहाँ पे हमको देखने को मिला था? कहाँ पे देखने को मिला था? हमारा वैशाली में। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देख लो, किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था? बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वॉज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कैपिटल? कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। देखो, हार्यक वंश के बोल सकते हो संस्थापक मतलब किसने फाउंड किया था उसको? बिंबिसार। तो बिंबिसार के टाइम पे मगध की कैपिटल क्या थी? राजगीर थी। और सबसे आखिरी में क्या हो गई थी? पाटलिपुत्र हुई थी। अब आखिरी में, सबसे आखिरी में मतलब उनमें से देखोगे तो उस टाइम पे शासक कौन कर रहा था हमारा? बोल सकते हो कि उदयन कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि बिंबिसार के बाद कौन आए? अजात शत्रु। फिर अजात शत्रु के बाद कौन आए हमारे? बिंबिसार, वो सॉरी उदयन। तो उदयन ने उस टाइम पे मगध की कैपिटल को चेंज करके क्या कर दिया था हमारा? पाटलिपुत्र कर दिया था। अब इसके पीछे का रहस्य समझो कि बेसिकली कोई भी अगर राजा बनता था तो राजा बनने के बाद बोल सकते हो कि वो अपनी कैपिटल को या अपनी राजधानी को चेंज क्यों कर देता था? पहली बात तो ये हार्यक वंश के बारे में देखा है ना। हार्यक वंश में क्या हुआ है? उस हार्यक वंश को क्या बोला जाता है? पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। कि मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे बिंबिसार तो फाउंडर थे, उनको तो हम अलग ही छोड़ देते हैं, पर जब उनके पुत्र आए तो उनके पुत्र कैसे निकले? कुपुत्र निकले। मतलब कि अपने, मतलब बोल सकते हो कि पिता को मारकर ही उन्होंने पावर के लिए अपने पिता को मार दिया। ठीक है, जैसा उनने किया उन्हीं के बेटे ने उनको देखकर वैसा का वैसा ही किया। तो अब बेसिकली क्या होता है कि अगर मान के चलो कि अगर किसी इंसान के घर पे अगर आप काम, मतलब काम कर रहे हो और उसी को अगर आप मार दो तो आप उसके घर में रह पाओगे क्या? तो जब भी राजा, मतलब बोल सकते हैं कि उनका बेटा किसी राजा को मारता था तो वो राजा की कैपिटल में रह पाएगा क्या? क्योंकि जब वो राजा की कैपिटल में ज्यादातर उसके मतलब शाक्य के लोग रह रहे हैं, मतलब उसके आसपास के फ्रेंड वगैरह है, या बोल सकते हो सब उसके मंत्री जो कि उसके खास है। तो अगर वही जाके उसी गद्दी पे बैठ जाए वहीं पे कैपिटल में, राजधानी में, तो सब लोग उसकी इज्जत करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उल्टा और राजनीति चलेगी कि इसको कैसे हटाया जाए या इसको कैसे मारा जाए। इसलिए जब भी कोई राजा किसी को मारता था या अपने बेटे की, बोल सकते अपने, वो बोल सकते पिता की शासन को अपने राज्य में करता था, राजा बनता था, तो हमेशा राजधानी को क्या कर देता था? वो चेंज कर देता था। ठीक है, इसलिए हमने देखा कि बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आए तो उन्होंने भी चेंज करा, और अजात शत्रु के बाद जब उदयन आए तो उन्होंने भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो उदयन ने मगध की राजधानी उस टाइम पे क्या कर दी थी? पाटलिपुत्र कर दी थी। नेक्स्ट देख लो, द लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, या श्लोक की महाजनपदों की सूची हमको किस में उपलब्ध है, कहां पे देखने को मिलती है? देखो, पहले ये चीज भी समझ लेना यहाँ पे कि जो महाजनपद का जो टाइम है वो लगभग हमारे जो दोनों, बोल सकते जो धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब मतलब पैदा हुए थे या समृद्ध हो रहे थे, तो उस टाइम पे भी महाजनपद भी एक तरीके से साथ में चल रहे थे। महाजनपद और जो हमारा धर्म हमने पढ़ा है, बौद्ध धर्म और हमारा जैन धर्म, समकालीन था या कंटेम्पररी था। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये सारी की सारी जो हमारा महाजनपद का भी कॉन्सेप्ट उस टाइम पे चल रहा था, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी उस टाइम पे चल रहे थे।
ठीक है। और ज्यादातर हमको हार्यक वंश के बारे में या महाजनपद के बारे में हमको किस साहित्य में देखने को मिलता है? बौद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। किस साहित्य में देखने को मिलता है? और बौद्ध साहित्य की भी बात करूं तो बौद्ध साहित्य के किस निकाय में हमको इसका उल्लेख देखने को मिलता है? हमारे अंगुत्तर आपके निकाय में। ये चीज क्लियर हो गई। तो इतना याद रखना कि जो मगध में जो भी महाजनपद थी, मगध की महाजनपद और हार्यक वंश के बारे में हमको किस साहित्य में देखने को मिलता है? बौद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। और बौद्ध साहित्य में हमने देखी थी कि 3 शाखाएं थी, पिटक थे, नॉर्मल निकाय थे, और तीसरा हमारा क्या था? तो उसमें हमको इन निकायों में बोल सकते हैं कि किसका उल्लेख था? महाजनपद का भी उल्लेख था और साथ में हार्यक वंश का भी उल्लेख था। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारा जो बी आंसर है वो सही है, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? फिर से रिपीट होगी। मगध की पहली कैपिटल क्या थी? अब यहाँ पे देख लो एक बार, राजगीर को राजगृह के नाम से भी जाना जाता है और गृह वज्र के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज यहाँ पे देख लेना। 3 नाम है आपका। राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, राजगृह के नाम से भी जाना जाता है और गृह व्रज के नाम से भी जाना जाता है। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र को किसने फाउंड किया था? अभी हमने देखा था। क्या है इसका आंसर? उदयन। नेक्स्ट देख लो, विच अर्ली रूलर ऑफ मगध murdered his father to ascend the throne and in turn was murdered by his own son? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और बदले में उसके ही बेटे ने उसकी भी हत्या कर दी? ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या देखना है? प्रारंभिक शासक। स्टार्टिंग में किसने करी थी? 2 लोगों ने करी थी ना। तो पर पहले पहले किसने करी थी? किसने की थी? तो जो आंसर तो आई, हाँ सबने बी बी ही दिए, कुछ सी भी दे रहे हैं भैया। कोई ए भी दे रहा है भैया। बिम्बिसार नहीं थे। बिम्बिसार ने तो बोल सकते हैं हार्यक वंश का क्या करा था, वो फाउंडर थे, संस्थापक थे, तो वो कैसे मारेंगे किसी को? ठीक है। फिर इसके बाद उनके बेटे आए थे। उनके बेटे का नाम क्या था? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने सबसे पहले अपने पिता को मारा था। फिर अजात शत्रु ने जो किया उसका देखा देखी उसके बेटे ने भी वही चीज करी थी। तो उनके बेटे का नाम क्या था? उदयन। तो क्वेश्चन को हमको ध्यान से समझना है। ठीक है। प्रारंभिक की मतलब स्टार्टिंग अर्ली शासक की पहला शासक कौन था? ठीक है। अगर इसके बाद अगर शासक की बात नहीं हो, प्रारंभिक नहीं लिखा हो, शासक लिखा हो, और उसमें फिर आपको देखना है कि अजात शत्रु है या उदयन है। उन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, दोनों होगा तो फिर क्वेश्चन ही आपको मतलब उस क्वेश्चन में फिर प्रारंभिक लिखा होना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रारंभिक है तो हमारा अजात शत्रु होंगे, और नॉर्मल अगर शासक है तो उसमें आपको देखना है कि कौन है, अजात शत्रु है या उदयन है। तो जो भी होगा उसको आपको टिक करके आना है। क्लियर हो गया? वैशाली में विश्व का पहला गणराज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब किसके द्वारा, मतलब कि किस वंश ने बोल सकते हो वैशाली को पहला गणराज्य बनाया था? बाय whom the first republic of the world was established in वैशाली? उस टाइम पे कौन सा कोल या कौन सा वंश ने बनाया था वैशाली को? ठीक है। तो ज्यादातर लोग सब डी आंसर कर रहे हो, तो डी आंसर सही है। ये चीज क्लियर हो गई। तो लच्छवी जो था वो वैशाली जो एक वंश था जिसने क्या बोल सकते हैं हमारे वैशाली को पहली बार क्या बनाया था? गढ़ राज्य के बारे में बताया था। अब बेसिकली वो चीज याद रखना है कि जो 16 महाजनपद थे वो 16 वो जो बोल सकते हैं वो महाजनपदों में से 8 थे जो कि कैसे थे? गढ़ राज्य थे। और 8 जो थे वो बोल सकते हो कि जहां पे मोनार्की सिस्टम चलता था, जहां पे राजा का बेटा क्या बनता था? राजा बनता था। नेक्स्ट देखो, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। अब
इसके लिए एक मैं मैप आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। उस मैप में बेसिकली क्या है, सारे के सारे महाजनपद है, और महाजनपद में बोल सकते हो कि कौन कौन से महाजनपद कौन कौन सी नदी के तट पे है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। अभी जिसने पढ़ा होगा वो आंसर दे दे यहाँ पे। सब लोग सी आंसर कर रहे हैं, तो हमारा सही आंसर क्या है? असाका। कौन सी नदी थी वो? मतलब गोदावरी नदी के तट पे सिचुएटेड कौन सी वो थी, तो हमारा कौन सा था? असाका। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? तो हमारा सही इसमें तो नॉर्मली सा दिया है। Which one of the following dynasty was ruling over the North India at the time of Alexander invasion? सिकंदर के आक्रमण के समय पे निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? ठीक है, उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था उस टाइम पे? नंद वंश। Who among the following was not a contemporary of the three होगा? निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन में से समकालीन नहीं था? अब यहां पे आपको देखना है कि बाकी के तीन एक दूसरे के समकालीन है, एक नहीं होंगे। ज्यादातर लोग सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अब कल बिम्बिसार और हमने देखा था गौतम बुद्ध तो एक दूसरे के समकालीन थे, तो ये तो दोनों एक दूसरे के थे ही, और साथ में हम बोल सकते हो कि जो प्रचंडजीत थे वो भी इनके भी समकालीन थे। ठीक है, बस एक ही जो बच रहा है वो, तो हमारा सही आंसर क्या है? मिलिन। ठीक है, मिलिंदर के नाम से भी ज्यादा था। अगर आपने देखा हो तो ये जो मिलिन थे वो कौन थे? जब सिकंदर यहां से गया था, मतलब वापस गया था पोरस को हराने के बाद, तो अपना एक जनरल को यहाँ पे छोड़ के चला गया था। ठीक है, तो वो जनरल का काम क्या था बेसिकली कि देखना करने के लिए, तो उसका नाम क्या था? मिलिन था। ठीक है, जो अलेक्जेंडर जहां जो अपना बोल सकते एक जनरल यहाँ पे इंडिया में अपॉइंट करके गया था, उसका नाम क्या था? मिलिन था। ठीक है, अब मिलिन के नाम से आप बोल सकते हो कि एक मिलिन बोल सकते हो, मिलिन पानू भी हमको देखने को मिलती है। मिलिन पानू जिसने की जो कि मिलिन के नाम पे है, उसमें किसके बारे में हमको पता चलता है? एक नागसेन करके एक बोल सकते हो कि एक गुरु थे, जो कि किसके पास गए थे? मिलिन के पास गए थे। किसके लिए? उनको बताने के लिए कि आप बौद्ध धर्म में क्या हो जाओ? कन्वर्ट हो जाओ, बौद्ध धर्म में आप आ जाओ। और तो उसमें मिलिंद ने उनसे कुछ सवाल किए थे कि आपके बौद्ध धर्म में ऐसा क्या है जिससे मैं उसमें मतलब परिवर्तित हो जाऊं। तो उसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हमको किस में देखने को मिलता है? वो चीज आपको मिलिंद पानू में देखने को मिलती है। ठीक है, किसके बीच में कन्वर्सेशन है? मिलिंद के बीच में और नागसेन के बीच में। ठीक है, किसके लिए है? तो वो बौद्ध धर्म के लिए है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मिलिंद पानू किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, और किसके बीच की बातचीत है? तो मिलिंद और नेक्स्ट देख लो, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन तक्षशिला लोकेटेड? निम्नलिखित में से तक्षशिला का प्राचीन नगर किसके बीच में स्थित है? किस नदी के बीच में स्थित है? कोई बी बता रहा है, कोई ए भी बता रहा है। देखो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की बात है भी नहीं। अगर बेसिकली बात करो तो अगर तक्षशिला, ये तो पता है ना तक्षशिला कहाँ पे लोकेटेड है? पाकिस्तान में, मतलब पीओके वाले एरिया में। ठीक है, बलूचिस्तान वाला एरिया बोल सकते हैं। अगर नालंदा की बात आई तो नालंदा तो हमारा कहाँ पर है? बिहार में। तो अब इतना याद रखना है कि बेसिकली
किसकी बात कर रहा हूं मैं, तक्षशिला की बात कर रहा हूं। तो तक्षशिला बोल सकते हो कि जो हमारा सिंधु घाटी है, मतलब कि जो बोल सकते हो जो अलेक्जेंडर था, उस अलेक्जेंडर ने कौन सी नदी को पार कर लिया था, सिंधु घाटी को। और किसको पार नहीं कर पाया था, झेलम को नहीं कर पाया। तो उसी के बीच में हमारी क्या लाया करती है, हमारी तक्षशिला लाया करती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सिंधु और झेलम। इससे ये चीज याद रखना, ठीक है, कि जो आपका अलेक्जेंडर आया था या सिकंदर आया था, तो उसने सिंधु नदी को तो पार कर लिया था, पर किस नदी को पार नहीं कर पाया, तो झेलम को। तो और जो लड़ाई हुई थी वो उनके इधर ही हुई थी हमारी। तो इसी के जस्ट बीच में हमारा क्या लोकेटेड है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी यहीं पे लोकेटेड है और तक्षशिला भी यहीं पे, ठीक है, जो कि पीओके वाले एरिया में आता है अभी। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, ए। जिन लोगों ने ए दिया है वो सही आंसर है। याद रहेगा सबको अब। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट केम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में से कौन अलेक्जेंडर के साथ भारत में नहीं आया था। तो सब डी डी आंसर दे रहे हैं, तो कौन नहीं आया था, टाइमेडिकस, ठीक है। नेक्स्ट है, अरेंज करना है हमको मगध डायनेस्टीज को इन क्रॉनिकल ऑर्डर, मतलब कार्यक्रम के हिसाब से हमको जो भी आपके मगध के राजवंश है उनको अकॉर्डिंगली जमाना है हमको। सब लोग बी बता रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले चीज कौन सा आया था मगध में, आर्यक वंश। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कौन सा आ गया, 4। अब इन ऑप्शन में देखोगे तो कितनी जगह पे 4 है, एक ही जगह पर है, ठीक है। अब इस बार किस्मत अच्छी नहीं होती है कभी कभी, इस बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी, तो किस्मत अच्छी होने के कारण एक ही बार में हमारा आंसर आ गया। अगर 2 बार 4 होता तो बाकी के भी हमको पता होना जरूरी था, ठीक है। इसलिए हम लोगों को इसके बाद हार्यक वंश के बाद देखोगे तो हार्यक वंश के बाद कौन आए थे, नंदर वंश आई थी। फिर नंद के बाद क्या आए थे, हमारे मौर्यास आए थे। और फिर मौर्यास के बाद कौन आया था, हमारे शुंग वंश आया था। तो हमारे पहले क्या आएगा, 4, 4 के बाद 1 और फिर 3 और 2। ये चीज क्लियर हो गई। तो पहले कौन आए थे, हमारे हार्यक वंश। हार्यक के बाद क्या आए थे, नंद वंश। फिर इसके बाद मौर्य वंश। फिर इसके बाद शुंग वंश। हमारा सही आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको मैच करके बताना है, मतलब नॉर्मल इसमें क्वेश्चन नहीं है, मैच ही करना है आपको। इसमें से किसी को मतलब आता है पहला, अगर अजात शत्रु को देखोगे तो अजात शत्रु से तो सबको समझ में आ ही जाता है। अजात शत्रु कहाँ करते, कहाँ के राजा थे, कौन, मगध के, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रगोटा की, तो प्रगोटा कहाँ के थे, अवंती के। उदयन कहाँ के थे, वत्स के। और हमारा बोल सकते हो प्रसन्नजीत कहाँ के थे, कौशल के, ठीक है। क्लियर है सबको। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू।